मोहित हो चुकी थी और उसे बोली, तुमने मेरी जान बचाई है, उसके बदले में तुम मुझे अपनी दासी बना लो। राजा की बेटी की बात सुनकर लड़का बोला, हे भगवान, तू यह क्या अनर्थ कर रही है? मैं तो तुझे अपनी बहन कह चुका हूँ, अब तू मुझसे ऐसी बात क्यों कर रही है? परंतु राजकुमारी तो उसके रूप यौवन में अंधी हो चुकी थी। वह बोली, तुम आज की रात मेरे साथ गुजारो, वरना मैं तुझे मरवा दूंगी। तब लड़का बोला, वाह क्या खूब, नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम। यह कहकर वह कमंद के द्वारा महल से नीचे उतरकर भागा। लड़की ने एकदम शोर मचा दिया, चोर चोर चोर। इतने में नगर का कोतवाल टहलता हुआ महल के नीचे आ पहुंचा और मंत्री के लड़के को कम से उतरते देखकर उसने उसे पकड़ लिया और कोतवाली में ले गया। मंत्री के लड़के ने सोचा, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा, अच्छा करते हैं तो बुरा फल मिलता है, पुण्य के बदले पाप चढ़ता है। इसी सोच विचार में रात बीत गई। जब सुबह हुई तो कोतवाल ने लड़के को लेकर कचहरी की ओर चल दिया। उधर राजा का लड़का सुबह सोकर उठा तो देखा कि उसकी बगल में वह वेश्या मरी पड़ी है और मंत्री का लड़का भी वहां नहीं है। यह देखकर राजा का लड़का बहुत घबराया। इतने में उस वेश्या की माँ वहां आ पहुंची और जब उसने राजकुमार को जीवित देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वह सोचने लगी, आज क्या बात है, जो मुसाफिर जीवित बच गया इसका माल हमारे हाथ कैसे लगेगा? यह सोचकर उसने अपनी बेटी को जगाने के लिए उसके ऊपर पड़ी चादर हटाई तो देखा कि वह मृत पड़ी है। यह देखकर वह चीख चीख कर रोने लगी, कहने लगी, मैया कोई जल्दी से दौड़ कर आओ, इसने तो मेरी बेटी को मार डाला। यह तो इसका मन बहलाने आई थी और इसने तो मेरी बेटी को ही मार डाला। उसका शोर सुनकर वहां बहुत से लोग एकत्र हो गए तथा सिपाही वगैरह भी वहां आ गए। सैनिक ने लड़की की माँ से पूछा, क्या बात है? लड़की की माँ बोली, सरकार, मेरी बेटी शाम में अच्छी भली इस मुसाफिर के पास आई थी, फिर न जाने इस मुसाफिर ने इसे क्यों मार डाला। यह सुनकर सैनिक राजकुमार से बोला, तुम बताओ यह लड़की कैसे मरी, और सुनो ठीक ठीक बताना वरना मैं तुम्हारी खाल उतार लूंगा। राजकुमार बोला, मुझे कुछ नहीं पता कि यह किस प्रकार मरी। हाँ, ये रात को मेरे पास आकर अवश्य सोई थी। आधी रात तक हम दोनों जागते रहे, फिर सो गए। मुझे नहीं मालूम यह किस प्रकार मरी और इसे किसने मारा। राजकुमार की बात सुनकर सैनिक राजकुमार को गिरफ्तार करके कचहरी ले गया। उधर जब साहूकार का लड़का शाम के समय अपने ससुराल पहुंचा तो उसका बड़ा स्वागत किया। रात के समय साहूकार का लड़का अपनी पत्नी के कमरे में जाकर लेट गया। दोनों पति पत्नी एक ही बिस्तर पर लेट गए और आनंद करने लगे। जब आधी रात के समय साहूकार का लड़का सो गया तो उसकी पत्नी ने सोचा कि सुबह तो यह मुझे लेकर चला ही जाएगा। यह वही लड़की थी जो जंगल में अपने प्रेमी साधु से मिलने गई थी और उसने इसकी नाक कट ली थी और वह सोचने लगी, मेरा यह हाल मेरे पति के ही कारण हुआ है, अतः इसका ही नाम लेना चाहिए। ऐसा विचार कर वह एकदम चिल्ला उठी, हाय मेरी नाक काट ली। शोर सुनकर घर वाले जाग गए और देखा तो पाया कि वास्तव में लड़की की नाक कटी हुई है। यह देखकर लड़की के बाप ने कोतवाल को बुलाकर अपने दामाद की गिरफ्तार करवा दिया। उधर तो साहूकार का लड़का बंधे हाथ कचहरी गया। उधर राजकुमार और मंत्री का बेटा भी बंधे हाथों दरबार में पहुंचे। तीनों मित्र एक दूसरे को देखने लगे। राजा ने पहले साहूकार के लड़के से पूछा, तुमने इस औरत की नाक क्यों काटी? इससे पहले कि वह कुछ कह पाता मंत्री का लड़का बोला, महाराज इन दोनों का हाल मुझसे पूछें। ये दोनों जो आपके सामने खड़े हैं इनमें एक तो राजकुमार है और एक साहूकार का बेटा है तथा मैं एक मंत्री का लड़का हूँ। हम तीनों की आपस में गहरी दोस्ती है। परसों साहूकार के लड़के ने कहा कि मुझे अपनी ससुराल जाना है। इसने हमसे भी अपने साथ चलने को कहा। हम तीनों इस शर्त पर कि हम इसकी ससुराल नहीं जाएंगे इसके साथ इस शहर में आ गए। इस शहर में साहूकार के लड़के की ससुराल है और यह अपनी पत्नी को लेने के लिए आया था। शर्त के मुताबिक यह तो अपनी ससुराल चला गया और हम दोनों एक सराय में ठहर गए। इस प्रकार उसने शुरू से लेकर आखिरी तक का सारा वृतांत राजा को कह सुनाया और राजा से कहा, अगर आपको मेरी कही हुई बात पर विश्वास न हो तो उस सराय के कमरे में जाकर देख लीजिए, वहां पर सांप के टुकड़े पड़े होंगे। मंत्री के लड़के की बात सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को सराय में भेजा। वे थोड़ी देर बाद ही सांप के टुकड़े उठा लाए। राजा ने यह दृश्य देखकर राजकुमार और साहूकार के बेटे को रिहा कर दिया और वेश्या और उसकी माँ को फांसी की सजा सुना दी। मंत्री का लड़का आगे बोला, अब मैं आपको आपकी बेटी के कारनामे बताता हूँ तो सुनो राजन। जब मैं वहां से आगे बढ़ा तो देवी के मंदिर के पास पहुंचा। वहां चार चोर आपस में बैठे बातें कर रहे थे कि यदि आज हमारे हाथ बहुत सारा माल लगा तो मैं देवी के चरणों पर सोना चढ़ाऊंगा। इसी प्रकार सबने कुछ न कुछ चढ़ाने का प्रण किया। उनमें से एक चोर ने राजकुमारी की बलि चढ़ाने का प्रण किया। यह तय कर वे सब चोर चोरी करने चले गए। उनके जाने के बाद मैं उसी मंदिर में छुपकर बैठ गया। काफी देर के बाद चोर बहुत सारा माल लेकर आए तो उनमें से वही चोर बोला, माल का बंटवारा बाद में करेंगे, पहले राजकुमारी को लाकर उसकी बलि चढ़ाएंगे। यह कहकर
वे चोर आपकी लड़की को लाने चले गए। थोड़ी देर में वे आपकी लड़की को ले आए। जैसे ही उन्होंने राजकुमारी का सिर देवी पर चढ़ाना चाहा, मैंने एक एक करके उन चारों को मार डाला। अब मैंने आपकी लड़की से कहा कि वह अपने घर चली जाए, तो वह बोली, आपने मेरे प्राण बचाए हैं, मुझ पर एक दया और कर दो, तुम ही मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। मैं उसको घर तक ले आया तो उसने ऊपर ले जाने को कहा। तब मैंने उसको महल के अंदर उसके कमरे में पहुंचा दिया। उसको कमरे में छोड़कर जब मैं जाने लगा तो राजकुमारी की नीयत खराब हो गई और उसने मेरे साथ भोग विलास करना चाहा। मैंने मना किया तो बोली, यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं शोर मचा दूंगी। परंतु मैं उसको अपनी धर्म बहन मान चुका था, अतः उससे हाथ छुड़ाकर वहां से भागा। मैं उन चारों चोरों के द्वारा लटकाई रस्सी के जरिए नीचे उतर ही रहा था कि उसने शोर मचा दिया। चोर उसी समय कोतवाल वहां से गुजर रहा था। उसने फौरन मुझे गिरफ्तार कर लिया। यदि आपको अब भी विश्वास ना हो रहा हो तो मंदिर में जाकर देख लीजिए, वहाँ बहुत सा माल और चारों चोरों की लाशें पड़ी हुई मिल जाएंगी। मंत्री के लड़के की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। वह स्वयं मंदिर पहुंचा। मंदिर में वास्तव में ही बहुत सारा माल और 4 चोरों की लाशें पड़ी थीं। यह देखकर राजा ने मंत्री के लड़के को भी रिहा कर दिया और अपनी बेटी को फांसी पर लटका दिया। राजा ने मंत्री के लड़के को अपना पुत्र बना लिया और उसे अपना सारा राजपाट देकर खुद तीर्थ यात्रा पर निकल गया। हमारी इस कहानी में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आप सभी को यह कहानी कैसी लगी?